साथियों, इजराइल सुर्खियों में है। हालांकि भारत की सुर्खियों में बांग्लादेश ज्यादा है क्योंकि पड़ोस में कुछ संकट हुआ है, लेकिन इजराइल ईरान के बादल छटे नहीं हैं। और इजराइल ईरान के बादल ना छटने का बड़ा कारण है हाल ही में हानिये की मौत। हानिये जो कि ईरान में स्टेट गेस्ट बनकर आए थे यहां के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन की शपथ ग्रहण समारोह में, और उसी दिन आरोप लगा ईरान की तरफ से कि इजराइल ने उन्हें ईरान की राजधानी तेहरान में ही मार दिया। और ऐसे में खमेनेई जो कि ईरान के लीडर हैं, उनके द्वारा यह कहना कि हम इजराइल से बदला लेंगे और निश्चित बदला लेंगे, इससे इस पूरे की पूरे ये सेंट्रल वेस्ट जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा तरीके से दिक्कत बनी हुई है। इस तरह की स्थितियां जो वर्तमान में बनी हुई हैं, इनको देखते हुए यह जानना जरूरी है कि कौन सा देश किसके साथ है। इस पर हमने ऑलरेडी सेशन किया हुआ है, लेकिन जो सेशन हमने किया उसके बाद में जो अपडेट हुए वो आप जान लीजिए। अपडेट ये है कि रूस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि इन्हें परमाणु संपन्न मिसाइल दे दी गई हैं। नंबर दूसरा, ऐसे सिस्टम दे दिए गए हैं जिसके चलते अगर इन पर कोई हमला होता है तो उस हमले को पहले ही रोका जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन दिखाते हुए आईओसी की यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बुलाई और उस बैठक में ईरान की सिचुएशन को सबके सामने रखा और ईरान को प्रॉमिस किया कि इजराइल के खिलाफ वो उसे शाहीन 3 मिसाइल देगा। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस प्रकार से इस पूरी गणित में रूस का आगमन और पाकिस्तान का सपोर्ट इस पूरे मध्य पूर्व के संकट को सुलझाता है या बिगाड़ता है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। कीव पोस्ट की कटिंग है, आप इसे पढ़ें और इससे थोड़ा सा एनालाइज करें। कल की सुर्खी बनती है और सुर्खी है कि रशिया रिपोर्टेडली ट्रांसफर्ड इस्कंदर एंड मरमास्क बीएन सिस्टम टू ईरान। यह खबर जरा ध्यान से पढ़िएगा और इस खबर के मायने निकालिएगा। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है और मरमास्क जो बीएन सिस्टम है यह तो बहुत ही गजब का सिस्टम है भाई। मरमास्क, और ये कीव ने यानी यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि ईरान को इन्होंने ये सौंपा है। खबर पढ़ सकते हैं। द क्रेमलिन आर्म डील कम अमिड हाइटन्ड टेंशन आफ्टर ईरान थ्रेटन्ड टू स्ट्राइक इजराइल इन रिटेलिएशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हमास लीडर हानिये इन तेहरान। हानिये की मौत के बाद में ईरान ने जो इजराइल को धमकी दी है उसके चलते यहां पर ये 2 चीजें ट्रांसफर की गई हैं। किसको ट्रांसफर की गई हैं? ईरान को ट्रांसफर की गई है। और यरूशलेम पोस्ट छापता है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो आर्म्स सप्लाई करेगा ईरान को OIC की मीटिंग के अंदर, ये भी 6 अगस्त। यानी कि ये वो सारे अपडेट हैं जो मैंने आप लोगों को दिए थे। तीसरा बड़ा अपडेट है, हानिये की मौत के बाद में यहां पर एक नए लीडर को जगह दे दी गई है। हमास के नए लीडर याया सिनवार हैं, जिन्हें इस समय पर फिलिस्तीन में जो हमास है उस हमास का नया नेता बना दिया गया है। यानी हानिये के स्थान पर याया सिनवार वर्तमान में लीडर बन चुके हैं। और संभवतः आपको यह याद हो कि इनकी मीटिंग को हमने केरल में जब एक एपिसोड हुआ था तब बताया था कि इन्होंने संबोधित किया था क्राउड को केरल में। मैंने आपको यह बताया था, इसके बारे में भी काफी सेशन हुए थे। याया सिनवार इस समय फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में हमास के चीफ बनकर नए नेता बनकर आए हैं। ठीक है साहब, तो आपके पास अपडेट इस विषय पर भी हैं और इन विषय पर हुए अपडेट में रूस का महत्व समझना है। सारे अपडेट्स को एक एक करके डील करते चलते हैं। देखिए साहब, इजराइल पर ईरान का काउंटडाउन तो शुरू चल ही रहा है, जब से ज्यादा चल रहा है जब से अमेरिका यह कह दिया है कि हां साहब कभी भी हमला हो सकता है। सोमवार का टाइम था, सोमवार निकल गया। मैंने इस पर कल ही आपके इसी चैनल पर यह अपडेट डाला था कि इस युद्ध में कौन किसका साथ देगा। और मैंने यह आपको अपडेट डालते समय भी कहा था कि भाई हो सकता है कि जो रशिया है ना वो ईरान का साथ दे, और इसके पीछे की मैंने कहानी बताई थी आपको। मतलब विचार कीजिए कि आप इस सेशन को सुने हैं और उसके बाद में रशिया ने इसका साथ दे भी दिया है। यह खबर अगर आप बैक टू बैक सुन रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिक्स को अपने दिशा से देखना सीख चुके होंगे। मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि रूस ईरान का साथ देगा। उसके पीछे का बड़ा कारण, दो बड़े कारण थे, क्योंकि इजराइल अमेरिका का साथी है और अमेरिका के खिलाफ बैठना रूस का जन्मसिद्ध अधिकार है, नंबर 1। नंबर दूसरा,
ईरान ने इस पूरे दौर में रशिया का साथ नहीं छोड़ा। जब वो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, बड़ी संख्या में इन्होंने अपनी तरफ से ड्रोन भेजे थे, कामिकाजे जो ड्रोन थे वो यहां से भेजे थे, साथ देने के लिए भेजे थे। किसके पास भेजे थे? रशिया के पास, ईरान ने। अब जब रशिया की जरूरत है, और रशिया जाना जाता है दुनिया में कि भाई जब दोस्त को जरूरत हो तो रशिया आकर खड़ा हो जाएगा, ऐसे में यह देखना जरूरी है कि अब ईरान जब यहां ईरान के लिए रूस साथ देने चला आया है तो स्थितियां और बिगड़ेंगी, या फिर ऐसा होगा कि दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी तो मामला सुलट जाएगा, यानी कि मामला पूरी तरह शांत हो जाएगा। अपडेट में आपके सामने ये ब्रिक्स न्यूज करके चैनल है, इसकी खबर देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि रशिया बिगिन ट्रांसफर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एंड रडार इक्विपमेंट टू ईरान। आपके सामने यह खबर है कि यहां पर S-400 सिस्टम, ईरान पहले से रूस के S-300 रखता है, लेकिन अब उसे S-400 सिस्टम भी डिलीवर कर दिए गए हैं, नंबर एक, और स्पेशल रडार सिस्टम भी डिलीवर कर दिए गए हैं। लगातार IL-72 जो ट्रांसपोर्टर है वो रशिया ईरान के बीच में ट्रेवल कर रहा है और लगातार यहां पर जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने रूस से एक और एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है, पहले से इसके पास S-300 मौजूद है। अब यह बात क्यों निकल कर आई? तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि अभी सर्गेई शोइगु नाम का जो व्यक्ति है, जो कि रशिया में सुरक्षा परिषद का सेक्रेटरी है, रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका सेक्रेटरी, इस समय ईरान आया हुआ है। और वो सर्गेई शोइगु पहले रशिया का डिफेंस मिनिस्टर भी हुआ करता था, और यह व्यक्ति यहां पहुंच करके ईरान के सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है और ईरान के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने आप में एक बड़ी खबर है कि रूस की तरफ से अपना व्यक्ति ईरान भेजा गया है, और वो साथ में मरमास्क BN रशिया का EW भी देने में कामयाब हुआ है। अब यह क्या है, थोड़ा सा समझिए। देखिए, आपने अभी कुछ दिनों पूर्व जब ईरान के अंदर, ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उसका, फकीर जादे की जब मौत हुई थी, तब आपने एक लाइन सुनी थी, और वो लाइन थी कि सर हो सकता है कि उनके ऊपर हमला सैटेलाइट से हुआ हो। अभी जो तेहरान के अंदर हानिये मारा गया, उसके बारे में भी यही कहा गया कि हो सकता है सैटेलाइट से अटैक हुआ हो। सैटेलाइट अटैक कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो अब सवाल यह है कि सैटेलाइट का पता कैसे लगाएं? रडार तो केवल इतना ही देख पा रहा है कि ऊपर कौन सा विमान उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है। तो एक ऐसा सिस्टम भी है रशिया के पास कि अगर सैटेलाइट से कुछ आप करने वाले हो ना, तो ये सैटेलाइट को भी ट्रैक करता है। उसका नाम है मरमास्क सिस्टम। ये रूस का एक विशिष्ट सिस्टम है जो किसी देश पर सैटेलाइट क्या ऑब्जर्व कर रही है। मतलब आप सोचिए एडवांसमेंट कितना है। दुनिया रडार से केवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख रही है, और रशिया इसके माध्यम से अपने ऊपर उड़ते हुए सबको देख ले रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में सैटेलाइट्स के माध्यम, तो यह मरमास्क सिस्टम ईरान को दिया गया है, यह खबर है। डिफेंस एक्सप्रेस के अंदर यह खबर निकलकर आई है कि रशिया के द्वारा यहां पर मरमास्क सिस्टम जो है वो दिया गया है, जो 5000 किलोमीटर ऊपर तक के कम्युनिकेशन को पकड़ सकता है। इसके साथ साथ इस्कंदर मिसाइल सिस्टम दिया गया है। अब यह बड़ा सवाल है साहब, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम क्या है? कहा जा रहा है कि जो इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है ना, यह न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। अब यह बात फिर से वहीं आकर खड़ी होती है, कहां पर, कि असल मायने में ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया या नहीं, यही तो ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों की बड़ी वजह है। मैं आपसे 4 दिन पहले भी एक सेशन करते हुए बोल रहा था कि जिस प्रकार से ईरान ने अपने ऊपर सैंक्शंस सहन किए हैं, उससे तो यह शक और बढ़ जाता है कि ईरान ने संभवतया न्यूक्लियर बम बना लिया है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि कोई देश केवल इस गलतफहमी में कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसकी गलतफहमी में इतने सैंक्शंस कैसे सहन कर सकता है? हो सकता है वो यही कह देता कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, आकर चेक कर लो, IAEA वालों को ले आओ, वो आएंगे और चेक कर जाएंगे, मेरे पास कोई बम नहीं है, जियो और जीने दो। लेकिन ईरान ने दुनिया में सबसे अधिक सैंक्शंस वसूल लिए, सबसे ज्यादा सैंक्शंस को सहन कर रहा है, उसके बावजूद भी चुप मार के बैठा है। मतलब डाउट तो है, और वो डाउट इस इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के बाद और बढ़ जाता है, क्योंकि इस्कंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। हालांकि इसकी रेंज 500 किलोमीटर ही बताई जाती है, पर बड़ा सवाल यह भी है कि भाई इस मिसाइल सिस्टम को ईरान को दिया गया है, ईरान इसको हिजबुल्लाह को या हमास को दे दे कि लो जाओ और बम फोड़ दो जाकर के। यह बहुत तगड़ा मिसाइल सिस्टम है, यह पकड़ाने की बात भी इसी में निकल कर आई है। इस बारे में यह बात निकलना बहुत लाजमी है कि ईरान को रूस की तरफ से ऐसे सिस्टम दिए जा रहे हैं जो ईरान की स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन एक खबर और भी साथ में आती है, और वो क्या है, ईरान को पुतिन की तरफ से एक मैसेज भी दिया गया है, और वो ये है कि भैया थोड़ा सा पेशेंस रखना,
पेशेंस रखना यह शब्द क्यों बोला गया है? क्योंकि कुछ दिनों पूर्व, अगर आपको याद हो तो 4 अप्रैल की ही घटना है, जब ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से मामला बहुत बिगड़ गया था और उसके चलते ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया था। इस बार भी कह रहे हैं कि पुतिन ने इतना साथ देने के बावजूद भी एक लाइन बोली है कि सुनो, सिविलियंस को टारगेट मत करना। यह लाइन बोलने का औचित्य क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों ही तरफ जब 2 ताकतवर राष्ट्र खड़े हों, एक बार किसी ने अगर संघर्ष को शुरू करवा दिया तो फिर रुकने वाली बात नहीं है। आप सोचिए ना, रशिया यूक्रेन में एक बार वॉर शुरू हुई थी, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर यहां इन दोनों के बीच में वाकई में कन्फ्रंटेशन हो गया तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगा और वो स्थिति को पूरी तरह बिगाड़ देगा। उससे कई रूसी हित भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वेपन्स को सेल्फ डिफेंस में यहां उपलब्ध कराया जा रहा है कि चिंता मत करो, आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आपको चीजें दे रहा हूं। इसी बीच में कटोरा मैन भी बाहर आ गए। ये बाहर आए और आकर के इन्होंने ईरान के समर्थन में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलवा दी और बुलाकर कहा कि ईरान के साथ जो हुआ वो गलत है और ऐसे में मैं ईरान का साथ देने को तैयार हूं। भाई आप साथ कैसे देंगे? इन्होंने कहा कि मैं शाहीन 3 मिसाइल इनको देने को तैयार हूं। तो यह देखिए साहब, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है और उस बैठक में जेद्दा सऊदी के अंदर बैठक होती है। वहां पर इस बैठक में चर्चा होती है कि देखिए कैसे कैसे क्या क्या गलत किया है, हमें ईरान का साथ देना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि मैं अपनी शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम इन लोगों को दे दूंगा ताकि ये जाकर के बढ़िया से इस पर हमला कर सकेंगे। अब साहब बड़ा सवाल ये बनता है कि इसके पास तो गजनी, गौरी, बाबर सब हैं, तो ये शाहीन 3 ही क्यों कह रहा है? मानते हैं कि शाहीन 3 इसकी सबसे खतरनाक मिसाइल है। शाहीन 1, शाहीन 2, जैसे अपने अग्नि 1, अग्नि 2 है, ऐसे ही इनके पास है। ऐसे में जो शाहीन 1 है वो 900 किलोमीटर, शाहीन 2 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता तक रखती है और शाहीन 3 के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। मतलब जो इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है ना रूस वाला, वो तो 500 किलोमीटर ही जाएगा, यानी ईरान से चलाया तो पहुंच भी नहीं पाएगा इजराइल, लेकिन शाहीन चलाया तो पहुंच सकता है। कहां पर पहुंच सकता है? इजराइल पर हमला करने। तो बोले मैं इसलिए इनको शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम दूंगा और इन्होंने इसे साल 2014 में ही बनाया हुआ है। इसकी खबर भी निकल कर आती है। रशिया स्पुतनिक इंडिया करके जो न्यूज चैनल है वो लिखता है कि साहब पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया, लेकिन मुद्दा यह हुआ कि इनकी ये जो शाहीन 3 देने की बात कर रहे हैं, ये शाहीन 3 एक बार मजाक का भी कारण बन चुकी है। पाकिस्तान खुद की मजाक कैसे बनाया अब वो देखिए। आपको याद होगा कि भारत ने एक बार ब्रह्मोस बेचनी थी, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबको ब्रह्मोस बेचनी थी और हमने ब्रह्मोस कहीं चलाकर देखी नहीं थी। मतलब चला के हम टेस्टिंग में तो देख लेते थे, किसी पर हमला नहीं करके देखी थी कि कोई डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। ऐसे में क्या हुआ कि हमने ब्रह्मोस चलाई और ब्रह्मोस जाके पाकिस्तान में घुस गई। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाया। हमारे साथ में हमारे मित्र राष्ट्र आए, उन्होंने कहा सर हमको पैक कर दो, हम ब्रह्मोस ले जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं। इस बात से ये बहुत मोटिवेट हुए। इनने सोचा कि हम शाहीन 3 को इंडिया में घुस के दिखाएंगे। इन्होंने अपनी शाहीन 3 चलाई। बदकिस्मती शाहीन 3 चली और इनके ही किसी न्यूक्लियर साइट पर जाकर गिर गई। ये मैं नहीं कह रहा, स्पुतनिक कहता है। जरा देखिए, पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ही गिर गई। इनका टेस्ट ही फेल हो गया। मतलब ये बेचारे मिसफायर खेल रहे थे। जैसे होता है ना कि भाई बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। इनके ऊपर ही वो शाहीन 3 मिसाइल फट गई थी, जिसके बारे में वहां की लोकल मीडिया में बहुत कवरेज आई थी। पता चला था कि आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र खाली करा दिए गए थे कि कहीं कोई न्यूक्लियर लीकेज ना हो जाए। ये सारी खबरें आई। इसके बाद से थोड़ा बहुत इजराइल को आराम तो मिला होगा कि पाकिस्तान का साथ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूस का साथ देना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, ये सब इस पूरे की पूरे वॉर में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इसी बीच में याह्या सिनवार, जो कि इस समय हानिये का स्थान ले चुके हैं, जो कि पहले इजराइल की जेल में लगभग 22 साल तक बंद रहे हैं, वो अगर हमास के चीफ बनते हैं तो ये फिर से इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएंगे। सिनवार को नया चीफ बनाया जाता है क्योंकि जो डेप्यूटी चीफ था इजराइल ने उसे भी मार दिया था। तो अब ये तीसरे नंबर पे थे। इनको उठा करके हमास ने अपना लीडर बनाया है। ये पहले ही जेल में रह चुके हैं, इजराइल की जेल में, और इजराइल की जेल में से इन्हें रिहा किया गया था जब हमास ने कुछ सैनिकों को रिहा करने की कीमत पर 1000 गाजा के बंदी छुड़वाए थे। उनमें याह्या सिनवार छूट कर आया था। ठीक है साहब। अब बड़ा सवाल एक और इंटरेस्टिंग निकल कर आता है, और वो क्या है? अभी क्या हुआ, कल परसों अखबार में खबर छपी। जब अपन ने पढ़ाया ना सोमवार को कभी भी हमला हो सकता है, तो अपन ने तो पढ़ाया हमला हो सकता है।
क्यों? क्योंकि जो एंटनी ब्लिंकन हैं, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सोमवार को ईरान हमला करेगा। आज अपन बुधवार में हैं, अब तक हमला हुआ नहीं। तो भाई न्यूज चैनल वाले एक कदम और आगे निकल गए, बोले यार हमला हुआ नहीं तो कम से कम मीडिया पे तो कराओ, इतनी देर तक कौन देखेगा हमें। अपने साथ तो क्या है ना, अपन 24 घंटे के वीडियो तो डालते नहीं है, अपन तो दिन भर में एक अपडेट डालते हैं, उसमें सारी चीजें कवर कर लेते हैं। लेकिन मीडिया को तो, जैसे एक टीवी चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जाने कब से वर्ल्ड वॉर 3 चला के चला रखा है, उसने कब से वर्ल्ड वॉर, उसके थंबनेल ही चेंज नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, और बढ़िया एनिमेशन टीम लेके आया हुआ है, दे गोले फिर रहे हैं इधर से उधर, फाट फाट, बस लग रहा है कि बस आज ही दुनिया खत्म होने वाली है। उसका तो एक फिक्स प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वॉर पे चल रहा है। अच्छा, ऐसे में न्यूज मीडिया को लगा कि यार अगर अमेरिका बोला है कि हमला होगा तो हमले की तैयारी होगी, हमले की तैयारी में किसी को लगाया जाता है। तो बोले अगर ईरान अपनी तरफ से मिसाइल चलाएगा तो सबको पहले इन्फॉर्म तो करेगा। बोले हाँ करेगा। तो करने के लिए बोले इसने नोटम जारी कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन, मतलब ईरान ने अपनी तरफ से नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, सभी लोग सावधान हो जाएं, और सावधान हो जाएं, ईरान मिसाइल दागने वाला है। मतलब आप सोचकर देखिए, अपन तो बांग्लादेश में बिजी थे, अंतरराष्ट्रीय खबर चलने लग गई थी कि ईरान ने तो नोटम जारी कर दिया है और अब किसी भी पल मिसाइल चल सकती है। भाई साहब, दुनिया भर के अखबारों में, यरूशलेम पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट, और दुनिया के अमेरिका के भी कई सारे अखबारों में यह खबर छप गई कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, ईरान किसी भी समय, क्योंकि ब्लिंकन बोला है कि मंडे के दिन चलने वाले, ब्लिंकन बोला है कि मंडे के दिन ईरान हमला करेगा, सब तैयार, नोटम जारी हो गया, अब सब लोग तमाशा देख रहे हैं, अब उड़ेगी, अब उड़ेगी, अब उड़ेगी। शाम को मैसेज आता है साहब, ईरान की तरफ से मैसेज आता है, भाई मैसेज यह आता है कि यूएस हैज कम्युनिकेटेड नीड टू नॉट एस्केलेट कॉन्फ्लिक्ट ईरान एंड इजराइल। ब्लिंकन ने ईरान और इजराइल को कहा है कि आप लोग लड़ाई ना करें, और ईरान की मीडिया कहती है, ईरान की तरफ से बाकायदा मीडिया निकल कर आती है, वो कहती है कि भाई हमने कोई भी नोटम जारी नहीं किया था, ऑफिस ने प्रॉपर तरीके से कल शाम को आकर कहा कि यार हमने कोई नोटम जारी नहीं किया था। नोटम आपको पता होगा, अगर आपको कोई मिसाइल वगैरह टेस्ट करनी होती है, चलाना होता है, तो आप स्काई में मैसेज डाल देते हैं कि भाई कोई हवाई जहाज मत निकालना, पता चले किसी के लग गया। ऐसे में इनके अधिकारी ईरान वाले बाहर निकल के आते हैं कि यार ये क्या चला रखा है तुम लोगों ने, हमने कोई भी नोटम जारी नहीं किया है, आप लोग जबरदस्ती युद्ध चला रहे हैं। उधर से अमेरिका का ईरान को फिर मैसेज भेजा गया कि यार सुनो, अब तुमने माहौल पूरा बना लिया है, तुमको इज्जत मिल गई है, फुटेज मिल गई है, अब युद्ध नहीं करना है। ये बिल्कुल इनको वैसे ही समझाया जा रहा है कि अब नहीं आगे बढ़ना है, हो गया ना, बस तुमको वही करना है, थोड़ा बहुत जाकर के बम गोले फोड़ना और चले आना। रशिया भी इसको, ईरान को यही समझाया कि देखो तुम्हें चलाना है ना, सिविलियंस को टारगेट मत करना, जाकर के बम फोड़ के चले आओ, तुम जैसे तुमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही कुछ करके चले आओ, बस इतना ही बहुत है। अब सब लोग इस मामले को सेटल करने लग रहे हैं, सब लोग मामले को सेटल करने लग रहे हैं। ईरान के हाव भाव से लग गया है कि साहब हमने नोटम वोटम कुछ जारी नहीं किया, यानी कि तुमने ही चला दिया कि मंडे को हम हमला करेंगे, हमने अभी तक कुछ प्लानिंग ही नहीं की ऐसी। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की बातें करना हर देश की कवायद है। ऐसे में अब सवाल यह बनता है कि क्या ये हमला रुक गया है, क्या ये मामला सेटल हो गया है? क्यों? क्योंकि साहब इस समय बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आकर खड़े हो गए हैं। ईरान को धमकाने के लिए अमेरिका भी आ गया, कह दिया है कि अब मत चला देना, देख मना कर दिया, तेरे साथ रशिया आ गया है। अब उधर की तरफ इजराइल के साथ अमेरिका आ गया। जब ये दो बड़ी पावर आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है ना, तो फिर अक्सर युद्ध रुक से ही जाते हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन के केस में तो नहीं रुके, क्योंकि रशिया के डायरेक्ट हित टकरा रहे थे, लेकिन दूसरे अन्य देशों के केस में, जैसे क्यूबा संकट जब हुआ था, आमने सामने खड़े हो गए, मामला रुक गया। ऐसे बहुत बार हुआ है कि जब भारत पाकिस्तान के केस में ही देख लो, जब अमेरिका और रूस रशिया आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो युद्ध रुक जाते हैं। तो हो सकता है कि इजराइल और ईरान रुक जाए, क्योंकि रशिया जो है वो अब ईरान की तरफ से आके खड़ा हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह अपडेट समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप भी तारीख निकाल दो कब होने वाला है हमला, और वर्ल्ड वॉर 3 कब होने वाला है ये बता दो। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक करने की जिम्मेदारी तो निभा लें, भले ही सब्सक्राइब आपने कर रखा हो, लाइक का बटन भी होता है जिससे और लोगों तक सेशन रिकमेंड होते रहते हैं। ठीक है, बताते रहिएगा। बाकी एनसीईआरटी का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जाकर ज्वाइन कर लें, और 10 तारीख आखिरी तारीख है जिस समय हम इस क्लास के अंदर एडमिशन बंद कर देंगे। फिलहाल मैपिंग चल रही है, जिनको एडमिशन लेना है लें। और यूपीपीसीएस का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, जिसके अंदर इतने सारे टेस्ट हैं यार, टेस्ट भी बहुत सारे दे दिए उन्होंने, तो 300 के आसपास टेस्ट हैं। मतलब कि ये तो एक तरह से ₹1 में एक टेस्ट की कीमत आ गई है यूपी पीसीएस के अंदर। ठीक है, ऐसे बिहार पीसीएस के अंदर लगभग 150 टेस्ट आपको उपलब्ध करा दिए हैं पूरी साल भर की वैलिडिटी के साथ। आप जाकर बढ़िया से तैयारी करें। आरओ एआरओ के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भी इसी प्रकार से टेस्ट निकाल दिए हैं, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत में विद इन 7 डेज बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आप तक पहुंच जाते हैं।
कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट अगर हो तो कृपया करके बताएं।